एक मोहन नाम का आदमी कपड़े का काम करता था। पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। एक दिन उसके दुकान में एक लड़की साड़ी खरीदने आई। वो लड़की बहुत सुंदर थी। साड़ी खरीदने के बाद वो अपना पर्स वहीं भूल जाती है। ये देखकर, अरे ये तो उसी लड़की का पर्स है। एक काम करता हूँ, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे ये पर्स दे आता हूँ। मोहन जल्दी से पर्स को लेकर लड़की के पीछे जाता है और जोर से आवाज लगाते हुए चिल्लाता है, अरे मैडम सुनिए, आपका पर्स मेरी दुकान में छूट गया है। आवाज सुनकर लड़की मुड़ती है। अरे ये तो वही दुकान वाला है जिससे मैंने साड़ी खरीदी थी। तभी मोहन उसे उसका पर्स देते हुए कहता है, ये पर्स आप मेरी दुकान में भूल आई थी। हाँ, ये मेरा ही पर्स है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम संगीता है। बहुत ही प्यारा नाम है। उसके बाद संगीता भी मोहन से उसका नाम पूछती है और अपने घर चली जाती है। मोहन संगीता को अपना दिल दे चुका होता है। वो अब हमेशा ही संगीता के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ दिनों बाद संगीता अपनी बहन के साथ मोहन की दुकान पर आती है और साड़ियाँ पसंद करने लगती है। संगीता की बहन मधु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी वहाँ मोहन आ जाता है और उसे देखता ही रहता है और उसके बाद उन दोनों का पीछा करने लगता है। संगीता थोड़ी दूर पर ही एक घर में जाकर रुकती है और तभी वहाँ मोहन आ जाता है और, माँ जी, मैं आपकी बेटी संगीता से शादी करना चाहता हूँ। मेरा कपड़ों का व्यापार है और इसी शहर में एक कपड़ों की दुकान भी है। ये सुनकर संगीता अंदर चली जाती है और संगीता की माँ कहती है कि बेटा, हम तुम्हारे जैसे अमीर नहीं हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। माँ जी, मुझे संगीता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और संगीता खुशी खुशी मोहन के साथ रहने लगती है। एक बार संगीता की छोटी बहन मधु उसके घर रहने आती है। मधु देखने में इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो संगीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सब हमेशा संगीता की खूबसूरती की तारीफ करते थे। वाओ, कितना सुंदर घर है। तेरी तुम्हारी तो ऐश हो गई। हाँ मेरी बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा घर और इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। ये सुनकर मधु मुंह बना लेती है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ और थोड़ी देर में तेरे जीजा जी भी घर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद संगीता खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद मोहन भी घर आ जाता है और मधु के लिए बहुत सुंदर सी साड़ी लेकर आता है। साली साहिबा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है इसमें? बॉक्स खोल कर देखो। मधु बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर सी साड़ी होती है। मधु वो साड़ी देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी मोहन एक और बॉक्स निकालता है और संगीता को देता है। संगीता भी बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें भी एक साड़ी होती है। उसे देखकर, जीजा जी, ये कितनी प्यारी साड़ी है। ये मेरी दुकान की नंबर 1 साड़ी है। मैं चाहता हूँ इस बार करवा चौथ पर तुम्हारी दीदी यही साड़ी पहने। शुक्रिया जी, आप कितना ख्याल रखते हैं। दोनों के बीच प्यार को देखकर मधु को जलन होने लगती है। मोहन कितना प्यारा पति है और पैसे वाला भी है। मोहन को पाने के लिए मुझे संगीता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन संगीता अपनी बहन को लेकर करवा चौथ के व्रत का सामान लेने के लिए बाजार जाती है। मौका मिलते ही मधु उसे एक ट्रक के सामने धक्का दे देती है और वहीं पर संगीता की मौत हो जाती है। ये सुनकर मोहन की दुनिया उजड़ जाती है। संगीता की फोटो के आगे खड़े होकर मोहन रो रहा होता है। तभी जीजा जी, आप रोइए मत। दीदी जहाँ भी होगी वो आपको देख रही होगी और उन्हें आपको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा होगा। संगीता मरकर एक चुड़ैल बन जाती है। मधु, तूने ऐसा क्यों किया? उधर मोहन की नजर वहाँ पड़ी साड़ी पर पड़ती है जो वो संगीता के लिए लाया था। साड़ी को उठाकर, संगीता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जीजा जी, आप मत रोइए।
उसके बाद मधु मोहन को उसके कमरे में ले जाती है और उसे सुला देती है। फिर सोचती है, अब जीजा जी का कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब मेरा होगा। चुड़ैल बनी संगीता रात होते ही अपने घर आ जाती है और देखती है कि उसका पति मोहन उसकी लाई साड़ी को पकड़कर सो गया है। उसके बाद वो मधु के कमरे में जाती है तो उसे कहते हुए सुनती है, संगीता का काम तो खत्म हो गया, अब जीजा की बारी है। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर छू नहीं पाती है। हे भगवान, ये क्या है? मैं इसे छू भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों? तभी एक आवाज आती है, तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। समय से पहले मरने के कारण तुम एक चुड़ैल बन गई हो, पर तुम एक अच्छी चुड़ैल हो। अभी मैं अपने पति को मधु से कैसे बचाऊं? तुम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली थी ना, उसे रखो। देखना, करवा माँ अपना आशीर्वाद तुम्हारे पति को जरूर देंगी। धन्यवाद। चुड़ैल मोहन के कमरे में जाती है। अगले दिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी मधु चाय लेके आती है। जीजा जी उठिए और चाय पी लीजिए। रख दो, मैं पी लूंगा। जीजा जी, क्या आज मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? जीजा जी, मैं तो बस आपकी लंबी उम्र चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे संगीता दीदी की जगह नहीं दे सकते और मुझे संगीता दीदी की जगह चाहिए भी नहीं। बस मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। वो आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी। ये सुनकर मोहन कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी दुष्ट है। जीजा जी, ये आपका पहला और लास्ट करवा चौथ होगा। आज ही मैं आपको मार दूंगी और आप भी अपने संगीता के पास चले जाओगे। फिर रात हो जाती है और मोहन भी ऑफिस से आ जाता है। मधु भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और मोहन को मारने के लिए अपने बनाए हुए खाने में जहर मिला देती है। दूसरी तरफ चुड़ैल सच्चे मन से करवा माँ की कथा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तभी वो देखती है कि जीजा जी, मेरा व्रत खुलवा दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता, ये अधिकार सिर्फ मेरी संगीता का था। जीजा जी, मैं भी तो उनकी आखिरी इच्छा ही पूरी कर रही हूँ। ठीक है, पर याद रहे, मेरे लिए मेरी संगीता ही सब कुछ है। फिर मोहन मधु का नकली व्रत खुलवा देता है और उसके बाद वो खाना खाने चला जाता है। अब मैं इन्हें खाना खाने से कैसे रोकूं? चुड़ैल रोते हुए करवा माँ से प्रार्थना करते हुए कहती है, माँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मुझे दिखने और सुनाई देने की शक्ति दे दो। तभी चुड़ैल देखती है कि मोहन जहरीला खाना खाने वाला होता है कि तभी चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, उस खाने में जहर है। क्या? तुम कौन हो? अरे ये तो चुड़ैल है। जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ के इसको भगाओ। मोहन, मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी संगीता हूँ। संगीता? तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। संगीता को देखकर मोहन खुश हो जाता है कि संगीता मोहन को सारी बातें बताती है कि किस तरह मधु ने उसे मारा और आज वो उसे भी मारने वाली थी। ये सुनकर, सिर्फ मेरे पैसे के लिए तुमने ये सब किया? एक बार मुझसे आकर ये सब मांग लेती, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता। मुझे तो सिर्फ मेरी संगीता चाहिए थी। तभी मधु चाकू निकालकर कहती है, मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए थी और तुम्हें संगीता चाहिए थी, तो क्यों ना मैं तुम्हें संगीता के पास ही भेजूं? और मधु चाकू लेकर मोहन को मारने के लिए जरा ही आगे बढ़ती है। संगीता चुड़ैल आ जाती है। तुम बहन नहीं, बहन के नाम पर कलंक है। तूने मुझे तो मार ही दिया था, पर आज करवा चौथ के दिन तू मेरे पति को भी मारने जा रही थी, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल मधु को मार देती है। मोहन, मैंने आपकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। मोहन अपने हाथों से संगीता का करवा चौथ का व्रत खुलवाता है और फिर संगीता को मोक्ष मिल जाता है। अलविदा, अलविदा मोहन। सोलापुर गांव में प्रिया नाम की एक गरीब नौकरानी अपने बेटे युग के साथ रहती थी।
दोपहर में युग अपने दोस्त दीप के साथ खेल रहा था। आज क्या खेले दीप? चल आज गेंद से कैच कैच ही खेलते हैं। ठीक है, पहले तुम, मैं कैच करता हूँ। ये लो, ये गई मेरी तेजी से उड़ती हुई गेंद। अरे पकड़ना भूल गए क्या? अरे यार, पकड़ी नहीं गई गेंद। हे भगवान, गेंद तो जंगल के अंदर पहुंच गई। अब मुझे गेंद लेने जंगल में जाना पड़ेगा। रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो गए हो क्या? उस जंगल में मत जाओ, वहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ चुड़ैल रहती है, और वो भी भयानक बुलेट वाली चुड़ैल। मैं देवी माँ का कड़ा पहनता हूँ, चुड़ैल मुझे कुछ नहीं कर सकती है। मेरे साथ माता रानी का आशीर्वाद रहता है। मैं जंगल में गेंद खोजने के लिए जाता हूँ और गेंद वापस लेकर ही आऊंगा। दीप के मना करने पर भी युग गेंद ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। यार, कैसा अजीब सा जंगल है, कोई हलचल ही नहीं। यहाँ पर तो बिल्कुल ही सन्नाटा है। अरे वो बूढ़ी काकी दिख रही है, उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछूंगा, शायद उनको मालूम हो, वो बता दे। वापस जा, वापस जा। अरे ओ चोरे, वापस चला जा। अरे काकी, आप नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस यहाँ पर अपनी गेंद खोजने के लिए आया हूँ। दरअसल हम बाहर खेल रहे थे ना, तभी गेंद गलती से यहाँ आ गई, तो मैं बस उसी गेंद को खोजने यहाँ आया हूँ। कैसा बेवकूफ लड़का है तू। वापस जा, जल्दी से भाग जा यहाँ से, वो तुझे मार डालेगी। मेरी बात मान, वापस चला जा यहाँ से। देखिए काकी, मैं इन बकवास बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। ऐसी अफवाहों से लोगों को डराना बंद कर दीजिए। उस बुलेट वाली चुड़ैल की बातें तुझे बकवास लग रही है? मेरी बातें नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। कोई बात नहीं, आप जाइए काकी। ये सुनकर बूढ़ी दादी चली जाती है। फिर युग को दूर झोपड़ी के पास गेंद नजर आती है। हाँ हाँ जाइए, मैं भी देखूं कौन है ये बुलेट वाली चुड़ैल। अरे मेरी गेंद मिल गई, मेरी गेंद मिल गई। अरे बल्ले बल्ले, मेरी गेंद मिल गई, मेरी गेंद मिल गई। वहाँ उस झोपड़े के पास पड़ी है, जल्दी से जाकर ले आता हूँ। युग खुश होकर गेंद लेने झोपड़ी की तरफ गया। तभी वहाँ बुलेट से एक भयानक चुड़ैल आ गई। एक नया शिकार। आई रे आई, बुलेट वाली चुड़ैल आई। एक मैं मस्त कमाल, दूसरी मेरी बाइक लाजवाब। हाय हाय, आई रे आई, बुलेट वाली चुड़ैल आई। अरे वाह, बुलेट वाली चुड़ैल आंटी, कितना मस्त गाती हैं आप। मजा आ गया। और आपकी बुलेट कितनी बढ़िया है ना? मेरी बुलेट है ही कमाल। इसका नाम है चमकीली चंपा। शहर की सबसे महंगी बुलेट है मेरी चमकीली चंपा। वाह वाह, आपकी चंपा तो बड़ी शानदार है। एक मिनट, तू मुझसे मीठी और प्यारी बातें करके मेरा दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहा है ना? तू मेरा और मेरी चमकीली चंपा, मेरी प्यारी बुलेट का आज का खाना है। अरे चमेली आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या? चमेली? कौन चमेली? मेरी बुलेट चंपा है बस, लेकिन कोई चमेली नहीं। क्यों मूर्ख लड़के, बड़ा नीडर है तू? तुझे डर नहीं लगा क्या जो तू यहाँ आया? मौत का खौफ नहीं तुझे? चुड़ैल जी, मुझे बस मेरी गेंद चाहिए,
मेरी माँ के पास नई गेंद के पैसे नहीं है। आपको मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। आप नाराज मत होइए। वो देखिए, वहाँ मेरी गेंद पड़ी है। मैं गेंद लूँगा और लेकर तुरंत चला जाऊँगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रही हूँ क्या? मैं तो अब भूख मिटाने वाली हूँ और तू मेरा शिकार है। यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे मार डालूंगी। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप मुझे मारने की बात कर रही हो। ठीक है, फिर कोशिश कर देख लीजिए। जय माता रानी। हिम्मत है तो पहले आप मुझसे हाथ मिला लीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? ये ले। ये क्या? आग! आग! मैं आग में जल रही हूँ। बचाओ! बचाओ मुझे! बेटा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। प्लीज बचाओ मुझे। मैं आपको दर्द नहीं देना चाहता और दर्द में देखना भी नहीं चाहता हूँ। रुकिए, मैं ये लॉकेट निकालता हूँ। किसी को दर्द देना मेरा काम नहीं है। प्लीज आप परेशान मत होइए। मैंने अपना लॉकेट वापस ले लिया है। अब आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको दर्द देना बिल्कुल नहीं चाहता। बेटा तू कितना अच्छा है और मैं कितनी घटिया हूँ। मैं तेरी जान लेने वाली थी। धन्यवाद बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुझे मारना चाहती थी, फिर भी तूने मेरी मदद की और मुझे बचाया। माफ कर दे। तेरी इंसानियत को देखकर मैं तुझे इनाम देना चाहूँगी। कोई भी 2 चीज मांग ले। कोई भी 2 चीज? पक्का देंगी ना आप? हाँ, बिल्कुल दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तू इनाम का हकदार है, मांग ले। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज आप किसी निर्दोष या मासूम को अब से नुकसान मत पहुँचाइएगा। अरे लेकिन फिर मैं अपना पेट कैसे भर पाऊंगी? और फिर मैं अगर भूख से बीमार पड़ गई तो मेरी प्यारी चमकीली चंपा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, आप भूखे नहीं रहोगे। आप जानवरों को तो भी खा सकती है ना। जब इंसान परेशान नहीं होंगे तो वो भी आपको भगाने की या मारने की कोशिश नहीं करेंगे। सोचिए, आप ही फायदे में रहेंगी। चल ठीक है, मान लिया। अब से मासूम और निर्दोष लोगों को नहीं मारूंगी। अब दूसरी ख्वाहिश बता। थैंक्स आंटी। और मेरी दूसरी ख्वाहिश है, प्लीज मुझे यहाँ जंगल में अपनी चमकीली चंपा पर एक बार घुमाइए। बस 1 मिनट रुक। आजा, अच्छे से पकड़ कर बैठ जा। चुड़ैल युग को बुलेट पर बिठाकर जंगल में सैर करवाती है और फिर गांव तक छोड़ने जाती है। बेटे मुझे भूल तो नहीं जाएगा? जंगल में मुझे मिलने के लिए आएगा ना? हाँ चुड़ैल आंटी, स्कूल में जब भी छुट्टी होगी मैं आपसे मिलने जंगल में अवश्य आऊँगा। उसके बाद चुड़ैल ने कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया। अब सभी गांव वाले खुशी से जीते हैं। जल्लादपुर के पोस्टमास्टर पूजन सिंह के घर आज उत्सव का माहौल है। आज उनके बेटे अजय की शादी शत्रुगढ़ के व्यापारी चमन लाल के पुत्री कजरी से हो रहा है। भाई पूजन, सुना है चमन लाल किसी को मुफ्त में फूटी कौड़ी तक नहीं देता। फिर वो तुम्हारे बेटे को दहेज में लाखों रुपए कैसे दे दिया? अरे गंगाधर भाई, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुझे तो चमन बहुत ही सीधा, सभ्य और दिलदार आदमी लगता है। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा था, लेकिन उसने अपने मन से लाखों रुपया गिफ्ट दे दिया। भाई तुम पहले आदमी हो जो चमन लाल को दिलदार कह रहे हो। खैर, बारात कितने बजे निकलेगी? चूंकि शत्रुगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए बारात 6 बजे शाम में निकलकर 8 बजे पहुँचेगी। नियत समय पर बारात निकलती है। शाम 7:30 बजे करीब शत्रुगढ़ से 2 किलोमीटर पहले बरगद के पेड़ के नीचे बारात रुकती है। मालिक, मालिक, क्या मत रुकिए मालिक,
इस पेड़ के नीचे अदृश्य बुरी शक्तियों का वास है। अरे हरिया चाचा, ये सब सुनी सुनाई बात है। हकीकत में कोई बुरी शक्ति या आत्मा नहीं होती। बारात तो यहीं रुकेगी भाई। अजय, तुम्हारे घोड़े के मुंह से तो खून की झाग निकल रही है। हरिया ठीक कह रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। हरिया की बात में सच्चाई है। तभी अजय का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और छटपटाकर वहीं पर दम तोड़ देता है। अजय, चलो यहाँ से। जानवर का इस तरह मरना अपशकुन माना जाता है। तुम दुल्हन वाली डोली में तुरंत बैठो। कहार, यहाँ से डोली उठेगी तो सीधा चमनलाल के घर पे रुकेगी। बीच में डोली रोकने की जरूरत नहीं है। अभी कहार ने डोली उठाई ही थी कि वहाँ बहुत जोर से तूफान आ गया। सभी डर गए, लेकिन कुछ ही पल में तूफान शांत हो गया और वहाँ से सारी बाराती चलकर शत्रुगढ़ पहुंची। भाई गजोदर, सजावट देखकर तो लगता है कि राजा महाराजा इसके सामने फेल हैं। सचमुच चमनलाल ने खर्चा किया है। हाँ भाई, पोस्ट ऑफिसर साहब तो यहाँ शादी करके जीत गए। इतनी शानदार दावत मैंने आज तक नहीं खाई। अरे गजोधर, तुम्हारे बगल में जो बुढ़िया खा रही है उसके प्लेट में देख, कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ भाई, इसके प्लेट में मांस का टुकड़ा कहाँ से आया? जबकि इस भोज में शुद्ध शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया गया है। जरा उधर मुंह घुमा के देख, तेरे बगल की महिला के प्लेट में भी ऐसा ही कुछ है क्या? ओ, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं ठहरा शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और गौर से देखो, यहाँ जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं, सबकी प्लेट में मांस का टुकड़ा नजर आ रहा है। अरे हाँ, तुम सच कह रहे हो। और एक बात, वो देखो, सभी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। चलो चमनलाल से इनके बारे में पूछते हैं। वो देखो, वो रहा चमनलाल। नमस्कार चमनलाल जी। अरे चमनलाल जी, कैसे हैं? खाना खाया कि नहीं? आप ही लोगों के लिए शुद्ध शाकाहारी आइटम रखे हैं। लेकिन चमनलाल जी, जितनी भी बूढ़ी महिलाएं यहाँ पर खा रही है, सभी की प्लेट में मांस का टुकड़ा नजर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने मांसाहारी का कोई आइटम बनवाया ही नहीं। तो फिर ये आए कहाँ से? और मेरे पक्ष की कोई भी महिला अभी तक दावत खाने आई ही नहीं है। तो फिर वो महिला कहीं बारात पक्ष से तो नहीं आई है? जहाँ तक मुझे पता है, हमारी बारात में कोई बूढ़ी महिला नहीं है। चलिए चलकर देखा जाए कौन है वो लोग और मांस के टुकड़े कहाँ से आए। चमनलाल, गजोधर और गंगाधर तीनों जब खाने वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ कोई भी महिलाएं नहीं थी। अरे, अभी तो यहीं पर सब महिलाएं थी, अब कहाँ गई? मैंने खुद उन्हें देखा था। सफेद साड़ी में सभी औरतें प्लेट में मांस खा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक बहुत तेज आंधी आती है। सब तहस नहस हो जाता है। जैसे तैसे पंडित जी अजय और कजरी की शादी करवाने लगते हैं। चलिए, अब वर वधू 7 फेरे लीजिए। बेटी कजरी, उल्टा फेरे नहीं, सीधा होकर फेरे लगाओ। पंडित जी, 7 फेरे तो लग जाएं। अब अगर और फेरे लगाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ये भी तो अनर्थ की ही निशानी है। खैर बेटा अजय, अब सिंदूर दान करो। जैसे ही अजय कजरी को सिंदूर लगाने वाला होता है, अचानक एक बार फिर से आंधी आती है। अजय के हाथ से सिंदूर गिर जाता है और न जाने कहां से राख आकर कजरी के मांग में भर जाता है। अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरा 40 साल की पंडिताई में ये पहली ऐसी घटना है। ये सारी घटनाएं किसी अनहोनी के संकेत हैं पूजन भाई। पता नहीं गंगाधर, मैं तो ठहरा साधारण पोस्टमास्टर। जिंदगी भर तो लोगों के दुख दर्द और खुशियों का संदेश ही पहुंचाता रहा हूँ। आप सभी दूरदर्शी हो, मुझसे अच्छा तो तुम ही बता सकते हो। अरे पंडित जी, आप लोग नाहक परेशान हो रहे हो। ये तो प्रकृति की सामान्य घटना है, ऐसा होते रहता है। इस तरह शादी होकर वर वधू विदा होकर घर पहुंचते हैं। शादी की पहली रात को ही अजय को पता चलता है कि कजरी का गर्दन चारों तरफ घूमती है। रात को 12 बजे के बाद अजीब सा मंत्र पढ़ती है। कजरी, कजरी, ये क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? चुप रहो, मुझे मेरी गुरु माँ के लिए बलि चाहिए और तुम ही हो वो बलि का बकरा। क्या मतलब? तुम हो कौन और तुम्हारी ये आवाज कैसे चेंज हो गई? सच सच बताओ, नहीं तो। कजरी अजय के छाती पर जोर से एक लात मारती है। अजय धोबी वालों से टकराकर कोने में जाकर गिर जाता है।
उसके नाक से खून गिरने लगते हैं। फिर वो कजरी एकाएक अपने गर्दन को चारों ओर घुमा देती है। अजय डर जाता है। ये सारी बातें किसी को अगर बताई तो मैं तुम्हारी छाती फाड़कर खून पी जाऊंगी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन हमें छोड़ दो। हमारा बाप बेटे का दूध छोटा सा परिवार है, इसे खुशहाल रहने दो प्लीज। हमें छोड़कर चली जाओ। चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी, लेकिन टाइम आने पर हमें एक बलि चाहिए। इधर चमन लाल के घर पर, मालिक रात 1 बजने वाले हैं। आप लगातार सुबह से पी रहे हैं, अब बस कीजिए। बेटी के गम में इतना पीना ठीक नहीं। बेटी के गम में नहीं रामू, अपनी आयु बढ़ने की खुशी में पी रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। रामू, तुम्हें याद है जब कजरी 3 साल की थी तो भयंकर बीमार पड़ी थी और रात 1 बजे मैं उसे सगुना बाई के पास लेकर गया था। हाँ मालिक, उस समय तो कजरी बिटिया मर ही गई थी, लेकिन उस सगुना बाई ने उसे जिंदा कर दिया था। वो जादू टोना जानती थी ना, उसके बाद ही वो कभी दिखी नहीं। हाँ, दरअसल उस दिन कजरी मर गई थी, लेकिन सगुना बाई जो असल में एक डायन थी, उसने अपनी आत्मा कजरी में डालकर उसे जिंदा कर दिया और वो खुद मर गई। उसने बताया था कि 20 साल के बाद इसकी शादी कर देना। अगर 20 साल से 1 दिन भी ज्यादा हुई तो मैं तुम्हारी बलि देकर कजरी की आत्मा में जिंदा रहूंगी। लेकिन मालिक, अब क्या होगा? कजरी की आत्मा यानी सगुना डायन अब क्या करेगी? वही सोचकर तो पी रहा हूँ। हो सकता है अजय की आज आखिरी रात हो। मुझे जिंदा रहने के लिए बलि चाहिए, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, मुझे नहीं मरना है। लेकिन मुझे जिंदा रहना है और इसके लिए तुझे मरना होगा। कजरी अजय को पकड़ लेती है और उसके गर्दन दबाना चाहती है। दोनों में हाथापाई होते रहते हैं। इतने में अजय का हाथ बगल में भगवान जी के जलते हुए दिए पर पड़ता है और वो दिया नीचे गिर जाता है, जिससे कजरी के कपड़े में आग पकड़ लेता है और जल्द ही वो आग विकराल रूप ले कजरी को पूरा जला देती है। इस तरह एक डायन का अंत हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।